हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम लीनियर मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, लीनियर मोमेंटम को हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को उसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वही लीनियर मोमेंटम होता है। मींस लीनियर मोमेंटम p वेक्टर किसके इक्वल होगा? मास इनटू में वेलोसिटी। यहाँ पर m क्या है? मास है। v वेक्टर क्या है? वेलोसिटी है। और p वेक्टर क्या है? लीनियर मोमेंटम है। और ये लीनियर मोमेंटम की कैसी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। और ये लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड फॉर्म है। यहाँ पर m मास है उस ऑब्जेक्ट का, v क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और p क्या है? लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। लीनियर मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम होती है एसआई, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। सो लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और हमने पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द वेलोसिटी होगी। मींस जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की भी होगी। और लीनियर मोमेंटम की जो सीजीएस यूनिट होती है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इक्वल टू होगा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू में वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? mlt-1 आ जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम p किसके इक्वल होता है? m इंटू में v। और अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी पे बात करें तो इस केस में v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर v कांस्टेंट हो गया तो लीनियर मोमेंटम p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मास m के। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी अगर हम कांस्टेंट रखें तो उसका लीनियर मोमेंटम उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में मास को ज्यादा करोगे तो लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा, मास को कम करोगे तो लीनियर मोमेंटम भी कम हो जाएगा। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के एट कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर हम लीनियर मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। अगर हम लीनियर मोमेंटम को वाई एक्सिस के अलोंग ले और एक्स एक्सिस के अलोंग मास ले। और सेकंड केस क्या बन सकता है कि मास को वाई एक्सिस के अलोंग ले और लीनियर मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अलोंग ले। बट दोनों के अंदर जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। मीन्स यहाँ पर दोनों का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, बट डिफरेंस जो होगा वो स्लोप का होगा। इस केस में जो स्लोप होगा वो v को रिप्रेजेंट करेगा, बट इस केस में जो स्लोप होगा वो 1/v को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है वो y एक्सिस के अलोंग है और मास जो है वो x एक्सिस के अलोंग है। इसीलिए इस ग्राफ को हम लीनियर मोमेंटम वर्सेस मास ग्राफ कहते हैं, क्योंकि जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो पहले लिखते हैं और जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है वो बाद में लिखते हैं मेनली हम। सो इसको हम लीनियर मोमेंटम वर्सेस मास ग्राफ भी कह सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो वाई एक्सिस के अलोंग p है और एक्स एक्सिस के अलोंग m है, तो p किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? y को। और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? x को। तब इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा लग रहा है कि y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होगा। मींस ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर जो लाइन का स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? v देगा, क्योंकि इस केस में जो v है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर आपको इस लाइन के द्वारा हॉरिजेंटल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया जाता है वो अगर दिया जाए तो उसका टेंजेंट ले लीजिए। और टेन थीटा जो होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा
और वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, v को, मींस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। सो लीनियर मोमेंटम वर्सेस मास के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देगा या फिर v देगा। मींस अगर आपको थीटा एंगल दिया गया हो तो आप उसका टेंजेंट ले लीजिए, आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर v मिल जाएगा। बट इस केस में y एक्सिस के अलोंग मास है और x एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू 1/v में p। सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू एम एक्स जैसी बन जाएगी। यहाँ पर m क्या है, स्लोप है, बट यहाँ पर क्या है, m मास है। सो मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को। तो ऐसी ऐसी इक्वेशन बन गई। सो इस केस में जो स्लोप होगा इस लाइन का वो 1/v को रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर इस लाइन के द्वारा हॉरिजेंटल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया जाता है अगर वो दिया जाए तो उसका टेंजेंट ले लीजिए। सो इस लाइन का स्लोप tan थीटा के इक्वल होगा जो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, 1/v प्रोवाइड करेगा। सो इस ग्राफ के स्लोप से आपको 1/v मिलेगा और इस ग्राफ के स्लोप से आपको v मिलेगा डायरेक्ट। सो इस ग्राफ को हम मास वर्सेस लीनियर मोमेंटम ग्राफ कहते हैं और इसको हम लीनियर मोमेंटम वर्सेस मास ग्राफ कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट केस, अगर हम कांस्टेंट मास पे बात करें तो कांस्टेंट मास के केस में m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तब लीनियर मोमेंटम p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, v के। तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो यहाँ पर भी दो केस बनेंगे, अगर लीनियर मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग हो और वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग हो, या फिर वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग हो और लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग हो। इस ग्राफ को हम लीनियर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ कहेंगे, इसको हम वेलोसिटी वर्सेस लीनियर मोमेंटम ग्राफ कहेंगे। और इस केस में जो स्लोप होगा जिसको हम tan थीटा से लिखेंगे वो m मास को रिप्रेजेंट करेगा और इस केस में जो स्लोप होगा जिसको हम tan थीटा लिखेंगे वो 1/m को रिप्रेजेंट करेगा। मींस इस लाइन का स्लोप 1/m के इक्वल होगा और इस लाइन का स्लोप डायरेक्ट m के इक्वल होगा। अब देखिए एट कांस्टेंट मोमेंटम, मींस मोमेंटम कांस्टेंट है। सो इस केस में p कांस्टेंट हो जाएगा। सो m और v की गुणा कांस्टेंट आएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इक्वल टू कांस्टेंट बाय v या फिर v इक्वल टू कांस्टेंट बाय m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी v के और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास m के। इसका मतलब है कि वेलोसिटी अगर कम होगी तो मास बढ़ जाएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास घट जाएगा। सेम मीनिंग इसका है, अगर m बढ़ेगा तो v कम हो जाएगा, m कम होगा तो v बढ़ जाएगा। मींस यहाँ पर अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास कम हो जाएगा या फिर वेलोसिटी घटेगी तो मास बढ़ जाएगा, ताकि उन दोनों की गुणा कांस्टेंट रहे, क्योंकि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मास और वेलोसिटी के बीच में, वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है, मास x एक्सिस के अलोंग है, या फिर मास y एक्सिस के अलोंग है, वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है, दोनों का ग्राफ सिमिलर आएगा और इस तरह का आएगा। मींस मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी या वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास कम होता जाएगा। और अगर हम m वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाएं, मींस यहाँ पर मास y एक्सिस के अलोंग है और 1/v x एक्सिस के अलोंग है। हमें पता है p किसके इक्वल होता है, m इंटू वी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m इक्वल टू p इंटू में 1/v। सो यहाँ पर m किसका काम कर रहा है, y का, और 1/v किसका काम कर रहा है, x का। तब p क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। मींस m वर्सेस 1/v का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा और इसका जो स्लोप होगा वो लीनियर मोमेंटम p के इक्वल होगा। इस केस में y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है और x एक्सिस के अलोंग 1/m है। सो हम p इक्वल टू एम वी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग क्या है, v, और x एक्सिस के अलोंग क्या है, 1/m। तब भी इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें p देगा। मींस p क्या है, इस लाइन का स्लोप है।
सो अगर आपको एंगल दिया जाए तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा, इस केस में भी और इस केस में भी P के बराबर आएगा। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट मास, एट कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम, और उनके स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखेंगे, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से कम हो तो ऐसी मोशन को हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कहेंगे, और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे पहले हम मोमेंटम को नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v स्पीड या v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और v बहुत कम है c से, मींस यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, तो इस केस में हम ऐसी मोशन को हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन की तरह ट्रीट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, v क्या है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल लिखी जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल लिखी जाएगी। और यहाँ पर मोमेंटम किसके इक्वल लिखा जाएगा, m इंटू में v, और यहाँ पर अगर हम m से गुणा कर दे और m से भाग कर दे तब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, और ऊपर क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, 2m रहेगा। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, p स्क्वायर बाय 2m, और काइनेटिक एनर्जी को हम ई के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर ई के नीचे छोटा सा के लगा हुआ है, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है जो किसके इक्वल आ जाएगी, पी स्क्वायर बाय 2m, और यही रिलेशन आ गई मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी ये कौन सी है, नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। सो यहाँ से पी किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट 2m इंटू में ई के। यहाँ पर m उस ऑब्जेक्ट का मास है, p उस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम है, e के उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है। और नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल लिखी जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, पी स्क्वायर बाय 2m। ये सब आपके काम आएगा आगे चल करके, इसको याद रखना अच्छे से। और नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कौन सी होती है, ऐसी मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा कम हो। अब देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या फिर स्पीड कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट के, तब ऐसी मोशन को हम रिलेटिविस्टिक मोशन कहते हैं। और यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज करते हैं जिसको हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन कहते हैं। और वो रिलेशन क्या होती है, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और m नोट क्या है, रेस्ट मास है, मींस जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब जो उसका मास होगा वो m नोट होगा। और p क्या है, मोमेंटम है, और e क्या है, टोटल एनर्जी है। और यहाँ पर हम टोटल एनर्जी को एम सी स्क्वायर के इक्वल भी लिख सकते हैं। ये क्या होती है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन होती है, जो किसके इक्वल होती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर m क्या होता है, मूविंग या फिर रिलेटिविस्टिक मास होता है, जो किसके इक्वल लिख सकते हैं, गामा इंटू में एम नॉट। गामा किसके इक्वल होता है, 1/√1 - v² बाय c²। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका रेस्ट मास m नॉट हो और वो v वेलोसिटी या v स्पीड से मूव कर रहा हो, तब उसका जो मूविंग या फिर रिलेटिविस्टिक मास होगा m, वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, m नॉट बटे में √1 - v² बाय c²। यहाँ पर m नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है, और m क्या होता है, मूविंग या रिलेटिविस्टिक मास होता है। और यहाँ पर 1/√1 - v² बाय c² को गामा लिख सकते हैं। सो m किसके इक्वल लिख सकते हैं, गामा इंटू में m नॉट।
और लीनियर मोमेंटम p किसके इक्वल होगा, m इंटू में v। यहाँ पर m क्या है, मूविंग या रिलेटिविस्टिक मास है, जिसको हम गामा m नॉट भी लिख सकते हैं। सो लीनियर मोमेंटम p किसके इक्वल होगा, गामा m नॉट इंटू में v के इक्वल होगा। सो ये टोटल एनर्जी है रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में, और ये लीनियर मोमेंटम है रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में। सो यहाँ पर m क्या है, मूविंग या रिलेटिविस्टिक मास है, गामा इसके इक्वल होता है, m नॉट रेस्ट मास होता है, और ये क्या है, वेरिएशन है मास का विद वेलोसिटी। मींस वेलोसिटी के साथ मास कैसे वेरी करता है वो रिलेशन है ये। m मूविंग या रिलेटिविस्टिक मास है, m नॉट रेस्ट मास है। सो इसके ऊपर बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको रेस्ट मास दे देगा, उसकी स्पीड दे देगा, और आपसे मूविंग मास या रिलेटिविस्टिक मास पूछ लेगा। यहाँ पर आपको एम नोट और एम देकर वी पूछ लेगा। तो इस तरह से इस पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और याद रखना, जैसे जैसे वी इंक्रीज होगा, एम जो है वो इंक्रीज होगा। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इंक्रीज होता है विद वेलोसिटी। एम नोट रेस्ट मास है, और अगर आप v को बढ़ाओगे तो m भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज को आप याद रखना कि वेलोसिटी के बढ़ने से मास जो होता है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज होता है। अब देखिए, हम काइनेटिक एनर्जी को रिलेटिविस्टिक मोशन में लिखना चाहते हैं। रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और रिलेटिविस्टिक मोशन वो मोशन होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी कंपेरेबल होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। या फिर ये कह सकते हैं उसके लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो लार्ज होगी। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम बहुत ज्यादा हो, या फिर ये कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तब हम ये कह सकते हैं कि ऐसी मोशन जो होगी वो रिलेटिविस्टिक मोशन होगी। और रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब देखिए, हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जानते हैं, जिसके अंदर ई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ पर हम ई को क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, और रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। सो ई किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और इस सारे की पावर 1/2। और यहां से हम क्या करते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 बन जाएगा, और एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इसके नीचे आ जाएगी। तो हमने ये लिख दिया, और सारे की पावर कितनी है, 1/2। और यहाँ पर एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 रूट से बाहर आएगी तो एम नोट सी स्क्वायर बाहर आएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस पी स्क्वायर बटे में एम नोट स्क्वायर सी का स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2। और हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर एन किसके बराबर होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू में एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल इंटू में एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हम ये अप्लाई कर देते हैं, एम नॉट सी का स्क्वायर तो बाहर है, और यहाँ पर एक्स का काम ये कर रहा है और एन का काम ये कर रहा है। तो सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर तो एज इट इज लिखा जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 इंटू में पी स्क्वायर बाय एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1/8 इंटू में पी स्क्वायर बाय एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसकी पावर 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम नॉट सी स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं। सो ई किसके इक्वल आ जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 2 एम नॉट माइनस 1/8 पी की पावर 4 बाय एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर। और हमें पता है टोटल एनर्जी जो होती है ई, वो काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी का सम होती है। सो ई को हम काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर लिख सकते हैं, जो इसके इक्वल होगी। एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कट जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में किसके इक्वल आ जाएगी, पी स्क्वायर बाय 2 एम नॉट माइनस पी की पावर 4 बाय 8 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर एंड सो ऑन।
सो हम कह सकते हैं रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होती है, बट अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, पी स्क्वायर बाय 2m0। सो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में किसके इक्वल बच जाती है, पी स्क्वायर बाय 2m0। यहाँ पर m0 क्या होता है, रेस्ट मास होता है, p क्या होता है, मोमेंटम होता है। सो नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m0 के इक्वल होती है, बट रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m0 माइनस पी की पावर 4 बटे में 8m0 क्यूब सी स्क्वायर एंड शो ऑन के इक्वल होती है। सो हमने रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया। अगर इसकी हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में काइनेटिक एनर्जी की लिख सकते हैं। अब देखिए रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में हम काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाय 2m नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, लेकिन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में हम ऐसे नहीं लिख सकते। और अगर आप सोच रहे हो कि m की जगह गामा टाइम्स m0 लिख देंगे तब तो आप लिख पाओगे काइनेटिक एनर्जी को रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में, तो यह भी पॉसिबल नहीं है। मींस रिलेटिविस्टिक केस में काइनेटिक एनर्जी को आप पी स्क्वायर बाय 2 गामा m0 भी नहीं लिख सकते। और गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हो तब भी आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी नहीं लिख सकते। मींस काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। वो आप इस तरह ही लिख सकते हो कि रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पी स्क्वायर बाय 2m0 माइनस पी की पावर 4 बाय 8m0 क्यूब इंटू में सी स्क्वायर एंड शो ऑन के इक्वल होती है। अब देखिए हम मोमेंटम को रिलेटिविस्टिक मोशन में लिखना चाहते हैं और हमें रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन याद है, जो किसके इक्वल होती है, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। और यहाँ पर ई क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, जो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। और यहाँ पर ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और एम नोट सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास एनर्जी है। सो हम ई की जगह ई के प्लस एम नोट सी स्क्वायर रख देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, जो किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। और यहाँ पर हम a प्लस बी का स्क्वायर लगा देते हैं, जो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जो किसके इक्वल आ जाएगा, p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। और यहाँ पर m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 से m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 कट जाएगा। सो p स्क्वायर सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, e के स्क्वायर प्लस 2e के m नॉट सी स्क्वायर। इन दोनों से e के कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, e के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर। सो यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो पी सी किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट ई के इंटू में ई के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर। सो यहाँ से P किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय सी अंडर द रूट ई के इंटू में ई के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर। सो ये क्या आ गई, रिलेशन आ गई मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में इन रिलेटिविस्टिक मोशन। अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में लिखना चाहे तो P किसके इक्वल लिखा जाता है, अंडर द रूट 2m इंटू में ई के। मीन्स ये नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है, और ये वाली रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है। और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफी यूजफुल है। जहां पर हम डी ब्रोगली प्रिंसिपल या फिर डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव पढ़ेंगे वहां पर काफी यूज होगी, वहां पर ये रिलेशन यूज होगी। रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में जो मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ऐसा लिखा जाता है, और नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में मोमेंटम जो है काइनेटिक एनर्जी की टर्म में ऐसे लिखा जाता है। देखिए हम रिलेटिविस्टिक मोशन और नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी
कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के, या फिर उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, या फिर ये कह सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कंपेरेबल हो उसकी रेस्ट मास एनर्जी के, या फिर उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो ऐसी मोशन को हम रिलेटिविस्टिक मोशन कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिविस्टिक मोशन हो रही है तो उसका रिलेटिविस्टिक मास या मूविंग मास ज्यादा होगा रेस्ट मास से। यहाँ पर एम नोट क्या है, रेस्ट मास है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर क्या होगी, रेस्ट मास एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पर ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में ऐसे लिखा जाता है, पी स्क्वायर बाय 2m0 माइनस पी की पावर 4 बटे 8m0 क्यूब इंटू में सी स्क्वायर प्लस एंड शो ऑन। और लीनियर मोमेंटम रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में लिखा जाता है 1/c इंटू में अंडर दी रूट ई के इंटू में ई के प्लस 2m0 c²। यहाँ पर ई के काइनेटिक एनर्जी है, m0 c² रेस्ट मास एनर्जी होती है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में ऐसे लिखा जाता है रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में। और अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन की बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से बहुत ज्यादा कम हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो उसकी रेस्ट मास एनर्जी से, तब ऐसी मोशन को हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कहते हैं। और नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में रिलेटिविस्टिक मास या मूविंग मास नियरली इक्वल होता है रेस्ट मास के। यहाँ पर एम नोट क्या है, रेस्ट मास है उस ऑब्जेक्ट का, और एम क्या है, रिलेटिविस्टिक या मूविंग मास है। सो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में रिलेटिविस्टिक या मूविंग मास नियरली इक्वल होता है रेस्ट मास के, बट रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में रिलेटिविस्टिक या मूविंग मास ज्यादा होता है रेस्ट मास से। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है पी स्क्वायर बाय 2m0, क्योंकि हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में। सो ई के किसके इक्वल लिखी जाएगी, पी स्क्वायर बाय 2m0 या फिर 1/2m0 v²। और P किसके इक्वल लिखा जाएगा, अंडर दी रूट 2m0 इंटू में ई के। और जो भी आपको मास दिया जाए उसको आप रेस्ट मास की तरह ट्रीट करोगे, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 मास इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, या पी स्क्वायर बाय 2 इंटू में मास। सो यहाँ पर आप P किसके इक्वल लिख सकते हो, अंडर दी रूट 2 इंटू में मास गुणा में काइनेटिक एनर्जी। मीन्स नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में जो भी मास दिया जाएगा उसको आप रेस्ट मास की तरह ट्रीट करके क्वेश्चन को कर सकते हो। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर बाय 2 इंटू में मास, या फिर 1/2 मास इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, या फिर पी को क्या लिख सकते हो, अंडर दी रूट 2 मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो मास दिया जाएगा वो आप डायरेक्ट यूज करिए, मीन्स उसको आप डायरेक्ट रेस्ट मास की तरह यूज कर सकते हो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में। और ये जो एक्सप्रेशन है लीनियर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी की टर्म में इन नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, उसको आप यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हो। सो यहाँ से अगर हम 2m0 c² कॉमन ले लें इस ब्रैकेट से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, P इक्वल टू 1/c तो बाहर ही है, रूट के अंदर ई के है, और यहाँ से हमने 2m0 c² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस ई के बटे में 2m0 c²। और नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है रेस्ट मास एनर्जी से। सो ई के बहुत ज्यादा कम होगा m0 c² से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मींस इसको हम जीरो की तरह मान सकते हैं। सो P किसके इक्वल आ जाएगा, 1/c अंडर दी रूट ई के इंटू में 2m0 c²। यहाँ से c² बाहर आएगा तो c बाहर आ जाएगा, P किसके इक्वल आ जाएगा, c/c अंडर दी रूट 2m0 इंटू में ई के, c से c कट जाएगा, सो P किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर दी रूट 2m0 ई के। और यही एक्सप्रेशन आया था लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। सो इस तरह से आप रिलेटिविस्टिक मोशन
और नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हो। बट इस केस में याद रखना, जो भी आपको मास दिया जाएगा उसको आप रेस्ट मास की तरह ट्रीट करिए और डायरेक्ट आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो 1/2 मास इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो p² 2 इंटू में मास, या फिर p को आप डायरेक्ट लिख सकते हो √2 मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी। बट इस केस में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, p इसके इक्वल होगा और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।